हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोकर राम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कक्षा 11th साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर हमने कोशिका विज्ञान के अंदर हमने काफ़ी कोशिका के अंगों के बारे में, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। आज हम अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में बात करेंगे। अंतःपर्दवीय जालिका का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःपर्दवीय जालिका, जिसको शॉर्ट में ER कहा जाता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहा जाता है अंतःपर्दवीय जालिका। अंतःपर्दवीय जालिका, देखिए, अंतःपर्दवीय जालिका कोशिका के अंदर केंद्रक और कोशिका झिल्ली, इनके बीच में महीन शाखित नलिकाओं की संरचना होती है। पोर्टर और उसके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1945 में इसे देखा और इसका नाम है वो अंतःपर्दवीय जालिका रखा। तो खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या है? इसकी खोज 1945 के अंदर वैज्ञानिक का नाम आता है पोर्टर। मतलब पोर्टर और उनके जो सहयोगी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक से लेकर, मतलब केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिकाओं का जाल देखा, या एक कोशिका का जो अंतःकंकाल है जैसी कोई संरचना देखी, उसको अंतःपर्दवीय जालिका उन्होंने नाम दिया। अब इस तरह से ये जो अंतःपर्दवीय जालिका होती है, ये कोशिका का अंतःकंकाल बनाने का कार्य करती है, इसलिए इसको कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का अंतःकंकाल। तो कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? अंतःपर्दवीय जालिका को कहा जाता है। और इसके इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में बात करें, इम्पोर्टेंट घटकों के बारे में बात करें, तो सामान्यतः यह जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर ये पाई जाती है। लेकिन यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर यह नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। और जो स्तनधारियों की RBC है, उसके अंदर भी अंतःपर्दवीय जालिका एब्सेंट होती है। RBC में यह अनुपस्थित होती है। यह का मतलब अंतःपर्दवीय जालिका। तो अंतःपर्दवीय जालिका RBC और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होती है। इसका जो निर्माण है वो फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। इसका निर्माण, अंतःपर्दवीय जालिका का निर्माण किससे होता है? फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। मतलब अधिकांश 70% के आसपास इसमें वो फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। तो अंतःपर्दवीय जालिका का निर्माण फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। लिपिड भी होते हैं इसमें, प्रोटीन भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है, लेकिन 70% इसके अंदर है वो फॉस्फोलिपिड होता है। अब देखिए, हम इसकी संरचनाओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो इससे पहले हमने गोल्जी काय के बारे में बात की थी। गोल्जी काय, गोल्जी बडी, कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो गोल्जी काय के जिस तरह से 3 भाग होते हैं, उसी तरह से इसके भी 3 भाग होते हैं। सबसे पहले सिस्टर्नी पाई जाती है, नलिकाएँ पाई जाती है और वेसिकल या पुट्टिकाएँ पाई जाती है। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी। देखिए, सिस्टर्नी जो है ये केंद्रक झिल्ली के पास स्थित होती है। सिस्टर्नी कहाँ पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है। वैसे ये केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के बीच में फैली हुई संरचना होती है। तो इसमें जो केंद्रक झिल्ली के पास में संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहा जाता है। और सिस्टर्नी अशाखित होती है।
अशाखित बेलनाकार संरचनाएं होती है, और सिस्टनी है वो थैली नुमा संरचनाएं होती है, जैसे इसके अंदर कुछ भर के रख दिया गया हो ऐसे लगती है, मतलब थैली नुमा संरचनाएं होती है। अब सिस्टनी के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये सिस्टनी होती है, सिस्टनी केंद्रक झिल्ली के पास में होती है, और अशाखित बेलनाकार थैली नुमा संरचनाएं है वो सिस्टनी होती है। नेक्स्ट नंबर 2, नलिकाएं। नलिकाएं, नलिकाएं जिसे अंग्रेजी में ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, तो ये ट्यूब्यूल्स भी इसी का पार्ट है। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, नलिकाओं के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ ऊपर लिखा है सिस्टनी, यहाँ राइबोसोम उपस्थित होते हैं या राइबोसोम पाए जाते हैं। तो नलिकाओं के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और ये नलिकाएं शाखित होती है, नलिकाएं शाखित होती है, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और ये जो संरचनाएं होती है नलिकाएं, ये केंद्रक झिल्ली से दूर कोशिका झिल्ली के पास में होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये संरचनाएं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है, कोशिका झिल्ली के पास या कोशिका झिल्ली की ओर नलिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा नंबर 3 नंबर पर हम बात करें, नंबर 3 तीसरी इसकी जो संरचना है उसको हम वेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसिकल, जिसे हिंदी में पुट्टिकाएं कहा जाता है, वेसिकल या पुट्टिकाएं कहा जाता है। इसको आशय भी कहा जाता है, आशय, पुट्टिकाएं या वेसिकल कहा जाता है। ये गोलाकार संरचनाएं होती है, गोलाकार संरचनाएं होती है, और ये जो सिस्टर्नी और नलिकाएं होती है इसके बाहर की ओर स्थित होती है। पुट्टिकाएं हैं वो इसके बाहर किनारों पर स्थित होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? किनारे पर पाई जाती है, किनारे पर उपस्थित होती है। और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ है अंतःपर्दवीय जालिका के द्वारा जिन पदार्थों का निर्माण किया जाएगा, जैसे प्रोटीन है, वसा है, इन सब का संग्रहण करने का कार्य होता है इसका। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण करना। तो देखिए इस प्रकार जो अंतःपर्दवीय जालिका है, खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। खोज कब की? 1945 के अंदर। कोशिका का अंतःकंकाल इसके द्वारा बनाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और आरबीसी कोशिका के अंदर यह नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। इसका निर्माण फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है, 70% फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। 3 भाग होते हैं, सिस्टर्नी, नलिकाएं और वेसिकल है। सिस्टर्नी केंद्रक झिल्ली के पास होती है और अशाखित बेलनाकार थैलीनुमा संरचनाएं होती है। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अब देखिए ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के आधार पर ही यह झिल्ली, आगे हम बात करेंगे, 2 प्रकार की होती है। यदि राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम दानेदार संरचनाएं होती है, कणनुमा संरचना होती है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह यदि इसके ऊपर पाए जाते हैं तो यह खुरदरी कहलाती है, और यदि नहीं पाए जाते हैं तो इसको चिकनी अंतःपर्दवीय जालिका कहा जाता है। तो राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर अंतःपर्दवीय जालिका 2 प्रकार की होती है, अभी हम बात करने वाले हैं। नलिकाएं, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, नलिकाएं शाखित होती है। सेल मेम्ब्रेन की ओर, मतलब केंद्रक झिल्ली से दूर कोशिका झिल्ली के पास में ये नलिकाएं पाई जाती है। वेसिकल या पुट्टिकाएं, ये गोलाकार होती है और किनारे पर पाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, या इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ है वो संग्रहित रहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अंतःपर्दवीय जालिका है, ये कोशिका के अंदर नलिकाओं का एक जाल होता है। ये लगा कोशिका का अंतःकंकाल, तो उसमें हम कह सकते हैं कि यह नलिकाओं का एक जाल के रूप में होती है, नलिकाओं का जाल होता है। इसी को हम कहते हैं कोशिका का अंतःकंकाल। तो इस प्रकार ये अंतःपर्दवीय जालिका के बारे में सामान्य बात हुई। अब हम
अंतःपर्दवी जालिका की संरचना चित्र के माध्यम से समझते हैं और इसके जो प्रकार है जैसे खुरदरी और चिकनी, इन दो प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। अंतःपर्दवी जालिका की संरचना की बात करते हैं तो अभी हमने 3 भागों के बारे में बात की थी। तो ये सिस्टर्नी है, ये नलिकाएं हैं और ये पुट्टिकाएं हैं। तो देखिए जो सिस्टर्नी है ये मतलब केंद्रक और केंद्रक झिल्ली के पास में पाई जाने वाली संरचनाएं होती है। इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये अशाखित संरचनाएं होती है, बेलनाकार संरचना होती है। नलिकाएं ये जो है ये बीच में नलिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं नली के नुमा संरचना होती है और ये शाखित होती है। इसके अलावा जो पुट्टिकाएं होती है ये किनारे पर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली की ओर पाई जाती है। ये थैली नुमा संरचनाएं होती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को संग्रहित करने का कार्य इनका रहता है। तो ये इस तरह से अंतःपर्दवी जालिका के 3 भाग हो जाएंगे। अब अंतःपर्दवी जालिका सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार, अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की हो जाएगी, रफ और स्मूथ। रफ का मतलब है खुरदरी। खुरदरी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसको खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। मेनली जो अंतर है ये राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही हम कर सकते हैं और इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। अब देखिए राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो ऐसी अंतःपर्दवी जालिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ऐसी अंतःपर्दवी जालिका है वो केंद्रक झिल्ली के पास पाई जाती है और चिकने वाली होती है ये कोशिका झिल्ली के पास पाई जाती है। तो ये कौन सी झिल्ली के पास होती है? केंद्रक झिल्ली के पास। ये होती है केंद्रक झिल्ली के पास और ये पाई जाती है कोशिका झिल्ली के पास, कोशिका झिल्ली के पास। इसके अलावा जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? प्रोटीन निर्माण। तो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के द्वारा वसा का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर छोटा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका ये प्रोटीन का निर्माण क्यों करेगी? क्योंकि प्रोटीन निर्माण का जो प्रोसेस है, प्रोटीन निर्माण का जो कार्य है वो राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राइबोसोम यहाँ पाए जाएंगे तो ये प्रोटीन निर्माण का करेंगे और यदि राइबोसोम नहीं है तो वो लिपिड या वसा के निर्माण का कार्य करेंगे। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका ये अधिक कहाँ पाई जाएगी? तो ये अधिक वहाँ पाई जाती है जहाँ पर प्रोटीन निर्माण का कार्य अधिक होता है या फिर ऐसे अंग जहाँ पर प्रोटीन अधिक पाया जाता है, उन अंगों में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, या जहाँ पर अधिक प्रोटीन निर्माण का कार्य किया जाता है वहाँ पर तो ये अधिक पाई जाएगी। और ऐसे अंग जहाँ पर वसा का निर्माण अधिक होता है, वसा निर्माण का कार्य अधिक होता है, वहाँ पर कौन सी अंतःपर्दवी जालिका अधिक पाई जाएगी? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका अधिक पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न भी आ सकता है कि देखिए कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो देखिए राइबोसोम भी 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नीट एग्जाम के लिए, फर्स्ट गेट सेकंड गेट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये पेपर में पूछ ली जाते हैं और हम इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, मतलब इनको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं।
एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न बहुत ही सरल आ जाता है, भाई ज़्यादा हार्ड प्रश्न आएगा तो भी हमारे से नहीं होगा, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न आ गया तो भी हम कन्फ्यूजन की वजह से इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है लेकिन हमने उस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, उस प्रश्न को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए हम उसको गलत कर जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन समझना है कि इसमें राइबोसोम कौन सा पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें तो देखो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर जो भी राइबोसोम पाया जाएगा वो 80S प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कौन सा राइबोसोम होगा, 80S प्रकार का राइबोसोम होगा। 80S प्रकार का राइबोसोम ये यहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मतलब अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा प्रश्न है। ये नीट, बीएससी नर्सिंग, प्रयोगशाला सहायक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा राइबोसोम होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब ये इससे जुड़ा हुआ होता है, इससे संलग्न होता है, तो किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है या किस प्रोटीन के द्वारा यह इस स्थान पर जुड़ा हुआ होता है। तो उस प्रोटीन का नाम है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा यह 80S राइबोसोम अंतःपर्दवी जालिका से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ ये भी नोट कर लेते हैं कि 70S जो राइबोसोम है ये किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। हालांकि इसके बारे में हमने वहां पर भी जिक्र किया है, लेकिन यहाँ ये बात चल गई तो मैंने आपको यहाँ भी नोट करवा दिया, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि अंतःपर्दवी जालिका के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब यहाँ पर हम ये भी बात करते हैं कि एक राइबोसोम जो है, राइबोसोम की 2 उप इकाई होती है। 70S राइबोसोम है तो उसकी भी 2 उप इकाई है, 80S राइबोसोम है तो उसकी भी 2 उप इकाई है। तो दोनों उप इकाई में से इस जालिका से कौन सी जुड़ती है, तो इस जालिका से सामान्यतः बड़े वाली उप इकाई जुड़ती है। अंतःपर्दवी जालिका से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई जुड़ती है। बड़ी उप इकाई जुड़ती है। बड़ी उप इकाई जुड़ती है। अब देखिए अंतःपर्दवी जालिका से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई जुड़ती है, तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन और क्रिएट हो गया कि बड़ी उप इकाई जुड़ती है तो फिर छोटे वाली कहाँ होती है। बड़ी उप इकाई से जुड़ती है तो छोटे वाली उप इकाई कहाँ होगी। तो सामान्यतः कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी राइबोसोम हो, चाहे 70S हो चाहे 80S हो, ये दोनों जो उप इकाई होती है ये अलग अलग रहती है, पृथक पृथक रहती है। जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होता है तब मैग्नीशियम आयन की सहायता से, कौन सा आयन है, Mg+2, Mg+2 आयन के द्वारा इन 2 उप इकाई को आपस में जोड़ दिया जाता है जब प्रोटीन निर्माण का कार्य शुरू होगा। उससे पहले ये कोशिका द्रव्य के अंदर दोनों है वो पृथक पृथक सब यूनिट पाई जाती है। तो ये जो 80S प्रकार का राइबोसोम है, तो देखिए 80S जो राइबोसोम है इसमें बड़ी उप इकाई है वो तो है 60S, छोटी उप इकाई है वो कितनी है 40S। अलग से याद रखने की जरूरत है, हालांकि इसको हम राइबोसोम के दौरान और पढ़ने वाले हैं। तो 80S जो राइबोसोम है इसकी 2 उप इकाई 60S और 40S। अब यदि हम 70S की बात करते हैं तो ये देखो ये 70S प्रकार का राइबोसोम है, इसकी 2 उप इकाई है
50s और 30s, याद रखना 50s और 30s। अब यहां पर कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि 50 और 30 को जोड़ते हैं तो ये तो 80s हो जाता है, तो ये 70s की कैसी हुई। तो यहां पर भी देखिए 60 और 40 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 80s कैसे। मतलब ये सिस्टम की जो बात है आपको यहां तक नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है कि इसकी दो उप इकाई ये है, बड़ी ये है और छोटी ये है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। देखिए हमने अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात की है। इसमें खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दो इसकी मुख्य भाग हैं, दो इसकी दो प्रकार है, और दोनों के अलग अलग जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं। तो देखिए उस आधार पे यदि हम बात करें तो जो खुरदरी है RER, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का निर्माण। तो ये कार्य हो जाएगा, एक तो कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण, और दूसरी जो है SER, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसका कार्य क्या है, वसा का निर्माण, वसा का निर्माण। तो ये वसा और प्रोटीन का निर्माण इसका कार्य करेगी। दूसरा, ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है इसके द्वारा कई पदार्थों का परिवहन भी किया जाता है। तो नेक्स्ट है पदार्थों का परिवहन, पदार्थों का परिवहन। चूंकि ये केंद्रक झिल्ली के पास में पाई जाती है तो जो पदार्थ बाहर से केंद्रक के अंदर डालना है या फिर केंद्रक से बाहर निकालना है, उसमें यह जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये मुख्य भूमिका अदा करती है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूँगा कि केंद्रक के अंदर DNA से DNA का निर्माण हो गया, रेप्लिकेशन। DNA से जो mRNA का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं अनुलेखन। तो जो mRNA का निर्माण हुआ है उस mRNA से बाद में प्रोटीन का निर्माण किया जाना है। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए mRNA को कोशिका द्रव्य में आना होता है। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका अब क्या करेगी, केंद्रक से जो बाहर कोशिका द्रव्य में mRNA आता है उसका परिवहन करने का कार्य करती है। तो mRNA या इसको कोशिका द्रव्य में लाना, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का कार्य है। इसके अलावा नंबर 3, केंद्रक के पास में अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है तो यह पूरी कोशिकाओं के अंदर नलिकानुमा संरचनाओं में फैली होती है। तो यह कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण, कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। नंबर 4, कोशिका के अंदर कई ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं, जो विषैले पदार्थ है उनका निराविषीकरण का कार्य भी अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। निराविषीकरण, निराविषीकरण मतलब विषैले पदार्थों को उनको निराविषीकरण मतलब विषैले पदार्थों को समाप्त करना, उनको नष्ट करना या विष रहित करना। नेक्स्ट, जो केंद्रक झिल्ली, देखिए केंद्रक के ऊपर दो झिल्ली पाई जाती है, अंतःकला और बाह्य कला। बीच में जो अवकाश होता है उसको परिकला अवकाश कहा जाता है। तो बाहर वाली जो झिल्ली है उसका निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। बाह्य केंद्रक कला का निर्माण, बाह्य केंद्रक कला का निर्माण, बाह्य केंद्रक कला का निर्माण इस अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है।
इस प्रकार जो अंतःपद्रव्य जालिका है इसके द्वारा कई पदार्थों का निर्माण किया जाता है, कई कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट थे, जो मुख्य थे, उसके बारे में हमने बात की है। ये दो जो ऊपर कार्य लिखे हैं, प्रोटीन का निर्माण और वसा का निर्माण, ये कार्य इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अंतःपद्रव्य जालिका है, इसके द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माण भी किया जाता है, ग्लाइकोजन का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण, वसा का निर्माण और ग्लाइकोजन का निर्माण कार्य करना, पदार्थों का परिवहन करना, उदाहरण हमने पढ़ा mRNA जिसका निर्माण केंद्र के अंदर हुआ है। अब प्रोटीन का निर्माण करना है तो इसको बाहर कोशिका द्रव्य में आना है, तो कोशिका द्रव्य में लाने का कार्य अंतःपद्रव्य जालिका का रहेगा। कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण करना, विभिन्न विषैले पदार्थ हैं उनको नष्ट करना, उनको समाप्त करना, उनका निराविषीकरण करना, और बाह्य केंद्रक कला है इसका निर्माण करना। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर अंतःपद्रव्य जालिका के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।